नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान कुल में। पिछले 2 लेक्चर से हम जिस चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे थे उसका नाम है मोशन। हमने उसके जनरल एस्पेक्ट्स को देखा, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को पढ़ा और फंडामेंटल्स ऑफ मोशन को जानने की कोशिश की कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, कोई वस्तु स्थिर है, वो गतिशील नहीं है, तो उसके स्थिर अवस्था को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने स्टडी की थी रेफरेंस पॉइंट की और हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गतिशील अवस्था को या स्थिर अवस्था को समझने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेफरेंस फ्रेम। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो मेरे बगल में बैठा है और ऑब्वियसली मैं भी उसके बगल में बैठा हूँ, तो मेरे लिए मेरा दोस्त स्थिर है सर। यानी कि टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है और मेरे दोस्त के लिए भी मैं स्थिर हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ मैं भी मेरे दोस्त के बगल में ही बैठा हूँ, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। पर एक तीसरा व्यक्ति जो बस स्टैंड में बस की आशा में खड़ा था और हमारा बस उसके स्टैंड पे ना रुक के चला गया, उसने खिड़की से देखा, जब उसने खिड़की की तरफ देखा मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मोशन में हैं। यानी कि मेरे रेस्पेक्ट पे मेरा दोस्त रेस्ट पे था, मेरे दोस्त के रेस्पेक्ट पे मैं रेस्ट पे था, पर वो तीसरा व्यक्ति जो बाहर खड़ा था और जिस बस पे हम लोग चढ़े हुए थे उस बस को चलते हुए देख रहा था, उसके लिए उस बस समेत हम सभी लोग जो उस बस में थे वो मोशन में थे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, इसके लिए एक तीसरे ऑब्जर्वर की हमें ज़रूरत पड़ती है सर। एक पर्टिकुलर पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट की गतिशील अवस्था को या स्थिर अवस्था को वर्णन कर सकते हैं सर, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी तक हमने रेफरेंस फ्रेम को पढ़ा है, उस पॉइंट को जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जज किया जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं दोस्तों रेफरेंस पॉइंट। उस पॉइंट को ही हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझने के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट को ग्राफिकली समझने के लिए हमने 3 एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि x, y और z है, इसको सोच लिया था। और इसका जो ये ओरिजिन है ना सर, ये जो ओरिजिन है ना, जहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन ही है दोस्तों वो रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट पे हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। जैसे मैं एक बात अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं कि कोई बस या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा और मैंने क्या देखा कि x के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट x1 दूरी पे है सर, y के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट y1 दूरी पे है सर, z के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट z1 दूरी पे है। और यहां पर मैंने एक क्लॉक को सेट कर दिया, एक क्लॉक को सेट कर दिया था। अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों कि समय पास होने के साथ साथ अगर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए दोस्तों, पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है दोस्तों। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। पहले जब मैंने x को देखा तो x के इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था ये x के रिस्पेक्ट पे x1 दूरी पे था, y के रिस्पेक्ट पे y1 दूरी पे था, z के रिस्पेक्ट पे z1 दूरी पे था, मान लेते हैं। कुछ देर बाद समय के पहिए को कुछ देर हमने आगे कर दिया, यानी कि समय चलता रहा और कुछ समय बाद हमने देखा कि यही ऑब्जेक्ट x के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 से हो गया x2, y के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले y1 था, अभी हो गया y2, और z के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले z1 था, अभी हो गया z2। यानी कि समय के साथ साथ इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट बदल गया। इसको चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यानी कि x के रिस्पेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट पहले जितना दूरी पे था, अभी ये ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा दूरी कवर कर लिया सर। यानी कि x के रिस्पेक्ट पे अगर ये पहले 2 यूनिट दूरी पे था, अभी x के रिस्पेक्ट पे वो 4 यूनिट दूरी तय कर चुका है। आशा करते हैं कि मैं आपको ये चीज समझा पाया हूं। y के रिस्पेक्ट पे अगर वो ऑब्जेक्ट 5 यूनिट दूरी पे था, अभी y के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट 10 यूनिट दूरी जा चुका है सर, कवर कर चुका है। क्या हम आपको ये बात समझा पाए? y के रिस्पेक्ट पे अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूरी पे था, y के रिस्पेक्ट पे अभी ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूरी या 10 यूनिट दूरी कवर कर चुका है।
यानी कि y के रेस्पेक्ट पे इसका पोजीशन पहले जो था, अभी y के रेस्पेक्ट पे भी इसका पोजीशन बदल गया। z के रेस्पेक्ट पे अगर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूरी पे था या 2 यूनिट दूरी पे था, मान लेते हैं समझने के लिए, अभी z के रेस्पेक्ट पे भी इसका पोजीशन बदल चुका है। यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दर्शा रहे थे सर, x के रेस्पेक्ट पे वो कितना डिस्टेंस पे है, y के रेस्पेक्ट पे वो कितना डिस्टेंस में है, z के रेस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस में है, ये सभी के सभी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ इस 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट पे मूव कर रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। ये था जो हमने पिछले दिन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 1D, 2D और 3D मोशन, और यहीं से शुरू होता है इस मोशन चैप्टर का असली जर्नी। तो चलिए दोस्तों, जी भर के देखते हैं इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं इन चैप्टर की गहराइयों को। चलिए चलते हैं मोशंस इन डिफरेंट डायमेंशन में। चलिए दोस्तों, समझते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। चलिए समझते हैं 1D मोशन को। 1D मोशन को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन 1 डायमेंशनल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। कैसे? जैसे एक प्लेन है, एक ग्राउंड का प्लेन है जिसमें एक बॉल रोल कर रहा है, जिसमें एक बॉल धीरे धीरे रोल कर रहा है, यानी कि ये बॉल एकदम एक स्ट्रेट ट्रैक के थ्रू रोल कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में इस बॉल के मोशन को हम कहेंगे 1D मोशन, यानी कि ये बॉल जिस मोशन में है वो है 1D मोशन। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, उस स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के थ्रू कोई ट्रेन मूव कर रहा है, कोई ट्रेन मूव कर रहा है। इफ द ट्रेन इज मूविंग थ्रू स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, तब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन का मोशन है ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट चले, विदाउट गोइंग हियर एंड देयर, इधर उधर ना जाके एकदम स्ट्रेट अपनी गति को बरकरार रखे, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन में है, या उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 1D मोशन कहेंगे। जैसे कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको और गहराई से समझेंगे। मान लीजिए कि आप एक टावर पे खड़े हो, आप यहां पे एक टावर पे खड़े हो, यहां से आपने एक बॉल को नीचे फेंका। अब ये बॉल जब नीचे आएगा सर, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा, यानी कि इस बॉल का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे सर। इसको भी क्या कहेंगे? 1D मोशन। यानी कि आप खड़े हो, आपने ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सीधा नीचे गिरे, मतलब हम देख सकते हैं अगर उसके ट्रेजेक्टरी को हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि उसके ट्रेजेक्टरी एकदम स्ट्रेट लाइन बराबर है सर। इसलिए ऐसे मोशन को हम कहेंगे 1D मोशन। पर क्वेश्चन है ये कि स्ट्रेट लाइन में चलने से ही मोशन 1D हो जाता है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, इसका मतलब ही कि सर 1D मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन का एक दूसरा भी नाम होता है, हम लोग अक्सर किताबों में पढ़े हैं, इसका नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों जो कि रेक्टिलिनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, इधर उधर नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को 1 डायमेंशनल कहते हैं, या मोशन इन 1 डायमेंशन, ऐसे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्यों हर वक्त सिर्फ स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम 1D मोशन कहेंगे सर? क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको समझने के लिए हमको वही 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन को या रेक्टिलिनियर मोशन को हम 1D मोशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, ले लेते हैं एक 3 डायमेंशन, चलते हैं उस 3 डायमेंशनल स्पेस पे।
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और ये है उसका वो रेफरेंस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0, यानी कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे हम किसी ऑब्जेक्ट की गति को देखेंगे। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है दोस्तों, x के रेस्पेक्ट पे वो x1 दूरी पे है, y के रेस्पेक्ट पे वो y1 दूरी पे है, और z के रेस्पेक्ट पे वो z1 दूरी पे है। यहां पर मैंने वही सेम क्लॉक सेट कर दिया, और समय का पहिया चलता रहा। ऐसे जब समय चलता है तब हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है, और x के रेस्पेक्ट पे ये होगा x2, y के रेस्पेक्ट पे ये अभी भी y1 है, z के रेस्पेक्ट पे ये अभी भी z1 है। यानी कि समय के साथ साथ मैंने देखा कि x के रिस्पेक्ट पे वो पहले जितना डिस्टेंस में था, x के रिस्पेक्ट पे अभी वो उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है। y के रिस्पेक्ट पे वो जितने डिस्टेंस पे था, y के रिस्पेक्ट पे वो अभी भी उतने ही डिस्टेंस में है। z के रिस्पेक्ट पे वो पहले जितने डिस्टेंस में था, अभी भी z के रिस्पेक्ट में वो उतने ही डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर मैं देखूं कि किसी एक ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसमें से टाइम के साथ साथ कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, या किसी एक पोजीशन कोऑर्डिनेट के वैल्यू में ही चेंज आ रहा है, बाकी दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अनचेंज्ड है, बाकी दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, ऐसे मोशन को हम कहेंगे 1D मोशन। यानी कि इस 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम से ये क्वाइट क्लियर है कि अगर x1 पहले पोजीशन था विद रिस्पेक्ट टू x, अब पोजीशन हो गया x2, पर y के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन का चेंज नहीं हुआ, z के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन का चेंज नहीं हुआ। मतलब पोजीशन का चेंज तो हुआ है सर टाइम के साथ साथ, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट x एक्सिस ओनली, with respect to that single dimension. This is 1 dimension, this is 2nd dimension, and this is together they make 3 dimension. But x itself, अगर सिर्फ x की कल्पना करूं सर, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। यानी कि x के रिस्पेक्ट पे उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, पर y और z के रिस्पेक्ट पे नहीं। यानी कि y से वो जितना दूरी पे था अभी भी उतने ही दूरी पे है, z से वो जितना दूरी पे था अभी भी उतने भी दूरी पे है, पर x से जितना दूरी पे पहले था अभी x से उसकी दूरी अलग हो चुकी है, बढ़ गई है। यानी कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन के थ्रू ही इसका मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम पहले पढ़े थे कि हर एक ऑब्जेक्ट का 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे इसका पोजीशन डिनोट किया जाता है। अगर तीनों के तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो गए समय के साथ साथ, यानी कि वो x के रिस्पेक्ट पे भी मूव कर रहा है, y के रिस्पेक्ट पे भी मूव कर रहा है, z के रिस्पेक्ट पे भी मूव कर रहा है, यानी कि 3 डायमेंशनली वो मूव कर रहा है। पर अगर सिर्फ x का पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, बाकी y और z का पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम रहे, यानी कि y और z के रिस्पेक्ट पे उसका कोई मूवमेंट नहीं है, y और z के रिस्पेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं है, उसका मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इस x एक्सिस के अलोंग ही होता है। यानी कि एक सिंगल डायमेंशन के थ्रू ही इसका मोशन देखा जाता है। और जब हम एक सिंगल डायमेंशन के थ्रू इसका मोशन देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि सच में सर अगर एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो एक सिंगल डायमेंशन के थ्रू मोशन होता है, और अगर एक सिंगल डायमेंशन के थ्रू मोशन हुआ उसको तो स्ट्रेट लाइन होना ही पड़ेगा सर। अगर वो आगे पीछे ऊपर नीचे जाता तो, अगर वो स्ट्रेट लाइन ना होता तो y के रिस्पेक्ट पे भी उसका वैल्यू चेंज हो जाता, z के रिस्पेक्ट पे भी उसका पोजीशन चेंज हो जाता, पर ऐसा हो नहीं रहा है सर। y के रिस्पेक्ट पे जैसे था वैसा ही है, y के रिस्पेक्ट पे कोई उछल कूद उस पार्टिकल का नहीं है, z के रिस्पेक्ट पे वो पार्टिकल जहां था वही है, z के रिस्पेक्ट पे उस पार्टिकल का कोई उछल कूद नहीं है। इस पार्टिकल का जितना भी उछल कूद दिखेगा वो सिर्फ इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ही दिखेगा, और इस x एक्सिस के अलोंग ही मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर। देखिए ना, इसके ट्रेजेक्टरी को अगर मैं जोड़ू, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए तो सर जो 1D मोशन होता है ना, 1 डायमेंशनल मोशन होता है ना, इट इज ऑलवेज रेक्टिलिनियर। क्वेश्चन था कि हर एक रेक्टिलिनियर मोशन क्या 1 डायमेंशनल होगा? हाँ होगा, क्योंकि हर एक रेक्टिलिनियर मोशन में हम देखेंगे कि जनरली एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे जिन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की हमें, जिन 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए, उसमें से अगर सिर्फ एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट का चेंज हो रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बाकी दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा है सर, आगे पीछे भी नहीं जा रहा है, यानी कि एक सिंगल एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ही इसका मोशन हो रहा है।
इस सिंगल डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे इसका मोशन होता है सर, इसीलिए तो इसके मोशन को, इस रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको ये बात समझा पाए। क्वेश्चन है कि सर जब सिर्फ एक, मान लीजिए आपने यहां पे एग्जांपल दिया कि x का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू दैट थ्री डायमेंशन, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था, पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स थे, वही चेंज हुए, y के और z के रिस्पेक्ट पे नहीं हुआ, तो मतलब ये वन डायमेंशनल है, आपने कह दिया। क्या होता अगर एग्जांपल दूसरी तरीके से लेता मैं, क्या होता अगर मान लीजिए पहला मेरा पोजीशन था ऑब्जेक्ट यहां, जिसके लिए x के लिए एक वैल्यू था x1, y के लिए एक वैल्यू था y1, z के लिए एक वैल्यू था z1। अचानक से कुछ देर बाद समय का पहिया चला और कुछ देर बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यानी कि x के रिस्पेक्ट पे इसका वैल्यू अभी भी x1 है, पर y के रिस्पेक्ट पे अभी इसका वैल्यू बदल गया है, y2 हो गया है, पर z के रिस्पेक्ट पे अभी भी उसका वैल्यू z1 ही है। ये कौन से डायमेंशन का मोशन कहा जाएगा सर? थोड़ा इसको डिस्क्राइब कीजिए, ये कौन से डायमेंशन का मोशन है? मैं इस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखूंगा। जब मैंने मेरी ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा था, x के रिस्पेक्ट पे उसने x1 दूरी पे था, y के रिस्पेक्ट पे वो y1 दूरी पे था, z के रिस्पेक्ट पे वो z1 दूरी पे था। अब कुछ देर बाद जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, x के रिस्पेक्ट पे उसके पोजीशन का कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि x के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे है। अगर x के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट 2 यूनिट दूरी पे था, अभी भी वो ऑब्जेक्ट 2 यूनिट दूरी पे ही बना हुआ है। z के रिस्पेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो पहले भी जितने दूरी पे था अभी भी उतने ही दूरी पे बना हुआ है, पर y के रिस्पेक्ट पे ये दूरी बदल गई। y के रिस्पेक्ट पे मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे था, y के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अभी किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया है, यानी कि y के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, x और z के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आया। क्या मैं आपको समझा पाया हूं दोस्तों? यानी कि ये वाले मोशन में ऑब्जेक्ट सर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है सर, यानी कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट में, इस टाइप की मोशन के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज आए हैं, इससे हमें पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट y बराबर ही मूव कर रहा है, x के अलोंग इसका कोई मूवमेंट नहीं है, z के अलोंग इसका कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि x के अलोंग इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, z के अलोंग इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, यानी कि x के अलोंग, x के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले भी जितना था अभी भी उतना है, z के अलोंग इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले भी जितना था अभी भी वही पोजीशन डिनोट कर रहा है, x और z के रिस्पेक्ट पे कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, पर y के रिस्पेक्ट पे देखिए ना मेरे दोस्तों, इसका पोजीशन चेंज हो गया है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब सिर्फ y बराबर ही मूव कर रहा है, अलोंग द y एक्सिस मूव कर रहा है, आगे पीछे भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं, सिर्फ आगे पीछे भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के बराबर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यानी कि एक सिंगल डायमेंशन के अलोंग इसके मूवमेंट को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है और ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन है। आशा करते हैं कि हम आपको यह बात समझा पाए हैं। इसके बाद चलिए आ जाते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। मान लीजिए कि वही पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को मैं लूंगा, y, x और z एक्सिस, ये 3 डायमेंशन, इसके रिस्पेक्ट पे ही मैं किसी पार्टिकल के मूवमेंट को स्टडी करूंगा। वही रेफरेंस पॉइंट 0, 0, 0, जिस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फिर से वही एग्जांपल में आ जाइए। मान लीजिए x के रिस्पेक्ट पे, अब वैल्यू देके करता हूं, x के रिस्पेक्ट पे ये 2 यूनिट, y के रिस्पेक्ट पे ये 4 यूनिट और z के रिस्पेक्ट पे ये 6 यूनिट दूरी पे है। यानी कि x से वो 2 यूनिट दूरी पे है, y से वो 4 यूनिट दूरी पे है, z से वो 6 यूनिट दूरी पे है। क्या मैं आपको समझा पाया हूं ये बात? इस x1 का वैल्यू, x का वैल्यू x की जगह 2 मतलब x की जगह 2 मतलब x के साथ इसका दूरी 2 यूनिट का है, y का वैल्यू 4 यूनिट मतलब y से इसका दूरी 4 यूनिट है सर, और z से 6 यूनिट, z1 का वैल्यू 6 है, मतलब z से इसका जो दूरी है वो सर 6 यूनिट है। मान लीजिए वही समय का पहिया चलता रहा और कुछ देर बाद हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां कहीं पे है, x के रिस्पेक्ट पे यहां कहीं पे है सर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यहां कहीं पे। चलिए थोड़ा यहां कर देते हैं और हमने ये नाप के देखा, ये हालांकि ये ड्राइंग एग्जैक्ट तो नहीं है, पर हमने ये देखा कि इसका नया पोजीशन कोऑर्डिनेट जो हुआ, x के रिस्पेक्ट पे 2, y के रिस्पेक्ट पे 4 और z के रिस्पेक्ट पे 10। यानी कि अब वो ऑब्जेक्ट x के रिस्पेक्ट पे पहले 2 यूनिट दूरी पे था, अभी भी x के रिस्पेक्ट पे 2 यूनिट दूरी पे है। y के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट 4 यूनिट दूरी पे था, अभी भी y के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट 4 ही यूनिट दूरी पे है। मान लीजिए ये रफ है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, पर सोचने के लिए सोच सकते हैं। पर z के रिस्पेक्ट पे पहले ये ऑब्जेक्ट 6 यूनिट दूरी पे था, पर z के रिस्पेक्ट पे इस नए पोजीशन में ऑब्जेक्ट 10 यूनिट दूरी पे है। यानी कि x और y के अलोंग इसका कोई भी उछल कूद नहीं है सर, x एक्सिस के अलोंग भी इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आगे पीछे नहीं जा रहा है सर। y के अलोंग भी इसका पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट है सर, ये अगर चेंज नहीं हुआ मतलब इसका पोजीशन भी अनचेंज्ड है।
यानी कि y के अलोंग भी इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है सर, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो रहा है। z के अलोंग इसके पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे हैं, यानी कि जरूर ये पार्टिकल सिर्फ z के अलोंग ही मूव कर रहा है, सिर्फ z के अलोंग ही मूव कर रहा है, x और y के अलोंग इसका कोई भी मूवमेंट नहीं है। आशा करते हैं कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूं, जो बात मैं बहुत देर से आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। मतलब यहां पर भी देखिए ये जो मूवमेंट है इसका, ये जो मूवमेंट है, क्या ये रेक्टिलिनियर मूवमेंट है सर? हाँ रेक्टिलिनियर मूवमेंट है, एक ही डायमेंशन के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन पे ही इसका मूवमेंट हो रहा है सर। ये भी रेक्टिलिनियर है और एक ही डायमेंशन के रिगार्डिंग इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर, यानी कि एक ही डायमेंशन में ये मूव कर रहा होगा कहीं ना कहीं सर, बाकी दोनों डायमेंशन में इसका कोई भी उछल कूद नहीं है। यानी कि ये भी एक रेक्टिलिनियर मोशन जो है ना सर, ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन है। इसके बाद मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर हम लोग सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दर्शाने के लिए हमको 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर समय के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज आए और बाकी दोनों में ना आए, यानी कि या तो x में चेंज आ रहा है पर y और z अनचेंज्ड है, या तो y में चेंज आ रहा है x और z अनचेंज्ड है, या तो सर z में चेंज आ रहा है जहां y और x अनचेंज्ड है। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट में मेरे दोस्तों अगर चेंज हो जाए, यानी कि वो पार्टिकल उसी पर्टिकुलर डायमेंशन में मूव कर रहा है सर, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना साइडवाइज मूवमेंट है, ना ऊपर नीचे मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे ही वो दौड़ रहा है मेरे दोस्तों। इसीलिए इस रेक्टिलिनियर मोशन को हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। इसीलिए हर एक रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशन इन नेचर होता है सर, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर आप ले ले मेरे दोस्तों तो वो वन डायमेंशनल मोशन ही कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग ही मूव करता है, बाकी 2 डायमेंशन के अलोंग उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता। इसीलिए एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग डायमेंशन के अलोंग उसका मूवमेंट रहता है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है सर। इसीलिए तो रेक्टिलिनियर मोशन एक वन डायमेंशनल मोशन है। आशा करते हैं कि यह बात मैं आपको समझा पाया हूं। इसके बाद चलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन में। अच्छा, 2 डायमेंशनल मोशन में जाने से पहले रेक्टिलिनियर मोशन के 2-3 एग्जांपल्स में दे दूं, जैसे कि ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि एक कंप्लीटली स्ट्रेट ट्रैक है सर, कोई इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है। ट्रेन का मूवमेंट उस स्ट्रेट ट्रैक बराबर अगर हो रहा है सर परफेक्टली, तो मैं कहूंगा एक पर्टिकुलर डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे ही उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर, तो उसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसीलिए तो इसका मोशन एक वन डायमेंशनल मोशन है। इसके बाद हम लिख सकते हैं बॉल रोलिंग स्ट्रेट थ्रू आ फ्लोर, यानी कि कोई भी बॉल जो कि एक फ्लोर में स्ट्रेट जा रहा है सर, स्ट्रेट जा रहा है, जाते जाते ऐसा नहीं हो रहा है सर, यानी कि जाते जाते ऐसे नहीं जा रहा है सर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे 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 नहीं 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 ऐसे नहीं सर, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट एक फ्लोर पे अगर वो स्ट्रेट जा रहा है सर, यानी कि अलोंग दैट सिंगल डायमेंशन ओनली इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, दैट इज व्हाई द मोशन इज आल्सो वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है सर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी अगर वो गिर रहा है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल हुआ तो ऐसे टाइम पे भी इसका मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, एक सिंगल डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे एक सिंगल पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट, जो 3 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक ही पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, एक सिंगल डायमेंशन के अलोंग इसका मूवमेंट होगा, इसीलिए इसका जो मूवमेंट है वो भी एक स्ट्रेट लाइन या तो 1D मोशन है सर। आशा करते हैं कि 1D मोशन को हम समझ पाए। चलिए दोस्तों चलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन को समझने की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं 2D मोशन को। 2D मोशन को समझने के लिए भी हमको एक 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वही 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम XYZ एक्सिस के रेस्पेक्ट पे, जहाँ पे ये है उसका रेफरेंस पॉइंट
उसके रिस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे था 5, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट पे था 3, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट पे था 4 यूनिट। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट पे इस ऑब्जेक्ट का किसी भी समय पोजीशन कोऑर्डिनेट था 5, 3, 4, यानी कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूर, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट पे 3 यूनिट दूर, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट पे 4 यूनिट दूर। यहाँ पर हमने एक क्लॉक सेट किया। क्लॉक हम किस लिए सेट करते हैं? क्योंकि ताकि टाइम के साथ साथ उसके पोजीशन में हम चेंज देख पाए उस 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में। क्लॉक सेट किया और देखा एज द टाइम पास्ट उसका पोजीशन यहाँ आ गया, यहाँ, और जब यहाँ आया तब उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 7, y कोऑर्डिनेट हो गया 5, z कोऑर्डिनेट तभी भी 4 रहा। यानी कि अब हम देख रहे हैं ये एक ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें कोई एक पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट नहीं, बल्कि 2 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। x के अकॉर्डिंग, x के रिलेटिव पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है सर, y के अकॉर्डिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। जैसे ड्राइंग से दिखता है, x के अकॉर्डिंग वो था 5 यूनिट दूर, अभी हो गया 7 यूनिट दूर। पहले y के अकॉर्डिंग था 3 यूनिट दूर, अभी y से हो गया 5 यूनिट दूर। पर z के अकॉर्डिंग वो पहले भी 4 यूनिट दूर था, अभी भी वो 4 यूनिट दूर है। हालांकि ये ड्राइंग एक रफ ड्राइंग है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं दोस्तों। तो ऐसा एक मोशन जिसमें 3 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स में किसी भी 2 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स का चेंज एक साथ हो, ऐसे मोशन को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन 2D। सिर्फ x और y की नहीं सर, ये चेंज अगर x में मान लीजिए 7, y पे 3 और z पे हो जाता 6, यानी कि अगर ये चेंज x और z दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पर y एक्सिस के रिस्पेक्ट पे कोई चेंज नहीं है, तब भी हम कहते कि सर ये मोशन जो है दैट मोशन इज डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन। यानी कि इस पार्टिकल को अभी मूव करने के लिए एक्स एक्स की भी जरूरत है, जेड एक्सिस की भी जरूरत है। यानी कि along x axis and along the z axis which are mutually perpendicular to each other, in that 2-dimensional plane they will move, the particles will move, sorry, that particular particle will move. This is what we call a 2-dimensional motion. तो 2-डायमेंशनल मोशन क्या है दोस्तों? 2-डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल के 3 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स में से समय के साथ साथ कोई भी 2, चाहे x और y हो सकता है, x और z हो सकता है, y और z हो सकता है, कोई भी 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं, तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे सर 2-डायमेंशनल मोशन। यानी कि इसके मोशन को डिपिक्ट करने के लिए, ऐसे मोशन को डिपिक्ट करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 डायरेक्शन अगर हम ले लें, कोई भी 2 डायमेंशन अगर हम ले लें, जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो इन दोनों डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे द मोशन इज 2D। जैसे कि मान लेते एक पार्टिकल यहाँ था, उसका एक x का और y का वैल्यू था x1 y1, पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ गया x2 y2, पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ आया x3 y3, पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ आया x4 y4। यानी कि आप देख रहे हैं कि ऐसे किसी मोशन के लिए हम देख रहे हैं कि बार बार दोनों ही पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स जो है सर, वो दोनों ही पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि तीसरा एक्सिस यहाँ पे एब्सेंट है, तीसरा एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है सर, मान लीजिए ये कि तीसरा एक्सिस है, पर इसके रिस्पेक्ट पे इस पार्टिकल का कोई उछल कूद नहीं होता सर। इसके रिस्पेक्ट पे पार्टिकल जिस डिस्टेंस पे पहले से बना हुआ था तब भी वैसे ही बना हुआ है। यानी कि एक ऐसा मोशन जहां पे 2 पोजीशन डिनोटिंग, तीनों में से 2 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू चेंज होता है, ऐसे मोशन को हम 2D मोशन कहते हैं सर। चलिए इस 2D मोशन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे यूं इस बोर्ड पे, जो आप अभी अपने YouTube स्क्रीन पे मेरा ये बोर्ड देख रहे हो, द एंटायर स्क्रीन इज 2 डायमेंशनल। अगर ये मेरे बोर्ड पे मेरा पेन चल रहा है, पहले मेरा पेन का पोजीशन यहाँ था, अब यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ है। यानी कि इस 2 डायमेंशनल स्पेस पे सर में एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। ये जो उसका मोशन होगा ना सर,
इस बोर्ड के ऊपर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करे ना सर, दिस इज अ टू डायमेंशनल। इसको तुम एक वाई एक्सिस समझ लो, इसको तुम एक्स एक्सिस समझ लो ना, इसको वाई एक्सिस समझ लीजिए, इसको जेड एक्स एक्सिस समझ लीजिए। तो यहां पर कोई भी चीज अगर मूव करेगा इन रिस्पेक्ट टू दैट टू डायमेंशन, तो दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट का भी चेंज होगा। ऐसे एक प्लैनर मोशन को जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन के थ्रू मूव करता है, आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी पहले यहां था, यहां से यहां गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है, और वर्टिकली भी ये ऊपर नीचे आता जाता रहता है सर। ऐसा अगर मोशन हुआ एक प्लेन में, तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मूवमेंट ऑफ एन एंट इन द फ्लोर। यानी कि एक फ्लोर में एक चींटी चल रही होती है सर, चींटी कभी सामने की तरफ जाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है सर, और आगे पीछे ऊपर नीचे जाता ही रहता है सर। वो इस चींटी का जो मोशन होता है, मूवमेंट ऑफ एन एंट इन दैट टू डायमेंशनल फ्रेम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। सर कोई छिपकली अगर दीवार पे चलती है, तो मान लीजिए कि तो आपके पास एक दीवार है, जैसे मैं इस बोर्ड को ही एक दीवार मान सकता हूं, एज इट इज ऑल्सो अ टू डायमेंशनल फ्रेम। यहाँ पे कुछ भी मूव करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस वो मूव करेगा, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट पे मूव करेगा, तो ये एक टू डायमेंशनल मोशन होगा। मान लीजिए यहां से कोई छिपकली मूव कर रहा है, लिजर्ड इज मूविंग, द मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड ऑफ द टू डायमेंशनल फ्रेम into that with respect to that two dimensional frame as the time passes, it is called 2D motion। ये भी एक 2D मोशन है। तो हमने 1D मोशन को समझा, हमने 2D मोशन को समझा, और अगर ये दोनों हम अच्छे से समझ पाए तो बताने की ज़रूरत नहीं सर कि 3D मोशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है सर कि 3D मोशन की डेफिनेशन क्या होगा, वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 3D मोशन की ओर। चलिए वही 3 डायमेंशनल एक्सिस ले लेते हैं, वही 3 डायमेंशनल एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे 0 0 0। सर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लीजिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट पे वो 2 यूनिट दूर है, वाई के रिस्पेक्ट पे वो 4 यूनिट दूर है, जेड के रिस्पेक्ट पे वो 6 यूनिट दूर है। मान लीजिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका पोजीशन 2 4 6 है। कुछ देर बाद हमने देखा समय के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज होके हो गया 5 7 8। यानी कि जो 3 मेन पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट होता है सर, एज द टाइम पास ऑल ऑफ देम हैव चेंज्ड देमसेल्व्स। यस और नो? जैसे समय गया सभी के सभी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स, सभी के सभी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स ने अपना अपना वैल्यू बदल लिया, यानी कि उनका वैल्यू बदल गया सर। ऐसा जब मोशन होता है, जब तीनों के तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ही अपना वैल्यू बदल देते हैं टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि ऐसे टाइम में ये जो पार्टिकल का मोशन है ना सर, ये 3 डायमेंशनल है। यानी कि वो एक्स के एक्सिस में भी इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना सर, ये एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ऐसे मोशन जहां पे 3 पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होते हैं समय के साथ साथ एक 3 डायमेंशनल फ्रेम में, उस मोशन को हम कहते हैं 3D मोशन। उस मोशन को हम कहते हैं 3D मोशन। 3D मोशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल 3 डायमेंशनल फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम हो सकता है, जैसे कि ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम हो सकता है जहां पर हर एक एक्सिस, इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको जेड एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड के अलोंग हम एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऐसे टाइम पे इस 3 डायमेंशनल फ्रेम के रिस्पेक्ट पे उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 3D मोशन कहेंगे। जैसे कि ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम है, इस 3 डायमेंशनल फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका पोजीशन चेंज हो रहा है सर। ऐसे मोशन को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड। जब वो स्पेस में मूव करता है सर 3D स्पेस में, तब एक्स वाई जेड एक इमेजिनरी एक्सिस अगर हम क्रिएट करें उसके पाथवे को ढूंढते हुए, तो हम देखेंगे कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ही उसका पोजीशन चेंज होता है सर। इसीलिए इस मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड इसको 3 डायमेंशनल मोशन में गिना जाता है।
इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन ऑफ अ काइट। मोशन ऑफ अ काइट। सर एक जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, तीनों के तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं सर। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे भी उसका पोजीशन चेंज होता है। अगर हम एक इमेजिनरी एक्सिस क्रिएट कर ले, तो सोच ले, तो हम देखेंगे कि उस पतंग का पोजीशन एक्स के रिस्पेक्ट पे बदल रहा है, वाई के रिस्पेक्ट पे भी बदल रहा है, जेड के रिस्पेक्ट पे भी बदल रहा है। ऐसे मोशन को हम कहेंगे 3D मोशन। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? 1D, 2D और 3D मोशन, यानी कि मोशन इन डिफरेंट डायमेंशंस, यानी कि डिफरेंट डायमेंशंस में हमने मोशन को स्टडी किया। आशा करते हैं कि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा, और आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल का लिंक शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि इससे मैं जान पाता हूँ कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो वो भी दीजिए। नमस्कार।